सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 2016 के 8 नवंबर के फैसले पर अपनी मुहर लगाई है और 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को सही ठहरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 2016 में 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इन याचिकाओं में 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद करने की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि नोटबंदी से पहले केंद्र और आरबीआई के बीच सलाह मशविरा हुआ था और एक दूसरे के साथ तालमेल था। इस तरह के उपाय को लाने के लिए एक उचित तालमेल था और नोटबंदी आनुपातिकता के सिद्धांत से प्रभावित नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अकेले आरबीआई के पास नोटबंदी लाने का कोई अधिकार नहीं है और केंद्र और आरबीआई के बीच परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि डिमोनेटाइजेशन से जो लक्ष्य प्राप्त करना था वो प्राप्त हुआ है या नहीं, ये अप्रासंगिक है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि सरकार की आर्थिक नीति होने के कारण इस निर्णय को पलटा नहीं जा सकता। संविधान पीठ ने 4 के मुकाबले 1 के बहुमत से अपना फैसला सुनाया। 5 जजों में से सिर्फ जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने इस पर अपनी असहमति जताई। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि अधिसूचना के बजाय कानून के माध्यम से केंद्र की शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता था। संसद में इसके लिए कानून लाया जाना चाहिए था, यह उनका कहना था। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम समेत 58 लोगों ने नोटबंदी के विरोध में याचिका डाली थी। इसको त्रुटिपूर्वक निर्णय बनाया था। याचिकाकर्ता की दलील थी कि नियमों के तहत केंद्र को एक खास सीरीज के करेंसी नोटों को रद्द करने का अधिकार है, न कि संपूर्ण करेंसी नोटों को। पिछले साल 7 दिसंबर को सरकार और याचिकाकर्ताओं की दलील सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। एक हलफनामे में केंद्र ने हाल ही में शीर्ष अदालत को बताया था कि नोटबंदी एक सोच समझ कर लिया गया निर्णय था। यह नकली धन, आतंकवाद के वित्त पोषण, काले धन और कर चोरी के खतरे से निपटने के लिए एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था। केंद्र ने अपने जवाब में यह भी कहा कि नोटबंदी से नकली नोटों में कमी, डिजिटल लेन देन में बढ़ोतरी, बेहिसाब आय का पता लगाने जैसे कई लाभ हुए हैं। और आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटबंदी के फैसले को सही ठहराने के बाद बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस पर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। The Supreme Court today, by a majority judgment of 4-1, has dismissed all the 58 writ petitions challenging the constitutional validity of the historic demonetization scheme launched in 2016 by the Shri Narendra Modi government. This whole exercise was done for a valid cause, namely removing fake currency, containing terror funding, black marketing, etc. और ये उद्देश्य सही है और गवर्नमेंट ये पॉलिसी डिसीजन ले सकती है। तो गवर्नमेंट ये पॉलिसी डिसीजन ले सकती है, ये कहना है रविशंकर प्रसाद का। और साथ ही साथ जिस तरह से इस याचिका को चुनौती दी गई थी, उसका जो जवाब दिया था केंद्र सरकार ने, वो ये कहा था कि ये नकली धन, आतंकवाद के वित्त पोषण, उसके साथ ही साथ काले धन, कर चोरी जैसे तमाम जो मुद्दे हैं उनको, उसके जो खतरे हैं उनसे निपटने में ये कारगर सिद्ध हुआ है। और इस बीच में जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, ईडी या दूसरी जो एजेंसीज हैं, वो लगातार जो छापेमारी कर रही हैं, काले धन का जो नकली नोट और चाहे काले धन की जो निकासी की जा रही है, उसके पीछे भी ये जो नोटबंदी था, उसका जो निर्णय था, उसके रिफ्लेक्शंस अब आ रहे हैं, ये कहना है सरकार का भी और तमाम विशेषज्ञों का भी। केंद्र ने अपने जवाब में कहा था कि नोटबंदी से नकली नोटों की कमी, डिजिटल लेन देन में बढ़ोतरी, डिजिटल लेन देन में बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। हमारे संवाददाता इस वक्त विकास सारथी सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं। विकास, सबसे पहले तो इस निर्णय के बारे में बताइए कि किस तरह से क्या कुछ कहा गया अदालत के निर्णय में। 4 के मुकाबले 1 के मुकाबले 4 का ये निर्णय रहा है संविधान पीठ का।
जी निखिल, सबसे पहली बात यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये फैसला मनमाना नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार आरबीआई के साथ परामर्श कर रही थी, इसीलिए एक तरफा या मनमाना कहना गलत होगा। दूसरी बात, क्या सरकार को ये शक्ति है, ताकत है कि वो पूरी नोट को ही बंद कर सकती है? क्योंकि एक विवाद ये था यहाँ पर, और याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया था कि निश्चित सीरीज के नोट बंद कर सकती है, 500 और 1000 के सारे नोट्स को बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन कोर्ट ने कहा कि सरकार को ये ताकत है, ये अधिकार है कि जो पूरे नोट हैं 500 और 1000 के, सबको बंद किया जा सकता है। एनी सीरीज का मतलब ये नहीं कि किसी खास सीरीज तक सरकार की शक्तियां सीमित हैं। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी माना कि जो एक बात अभी आपने जिस बात का जिक्र किया कि लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को के कसौटी पर ये खरा उतरता है या नहीं, तो यहां पर दलील ये थी कि उद्देश्य जो है वो बहुत कम है, छोटे रह जाते हैं, बजाय इसके कि इससे लोगों को जो तकलीफ हुई। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है। जो ऑब्जेक्टिव की बात है सरकार की तरफ से, उसमें फेक करेंसी, ब्लैक मनी, टेरर फंडिंग और इस तरह के तमाम जो दिक्कतें हैं, या जो इस तरह के ब्लैक मनी से जुड़े हुए पैसा भारत से बाहर भी जाता है, विदेश भी जाता है, ये सारी चीजों को अगर आप एक रूप में देखें तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये अनुपातिकता का जो नियम है उसका वायलेशन है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव काफी बड़े हैं सरकार के। ये लॉ ऑफ प्रोपोर्शन की जो बात कही, इसको भी थोड़ा सा सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाइए कि किस तरह से इसको समझा जाना चाहिए। जी हाँ जी निखिल, बिल्कुल वही यहाँ पर यह कहा जाता है कि अगर कोई भी एक ऐसा निर्णय या कोई भी ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाती है जिससे जो आप हासिल करने वाले हैं वो लोगों को हुई तकलीफ की बनिस्बत बेहद कम है, यानी अगर तकलीफें ज्यादा हुई हैं लोगों को और आपने अचीव बहुत कम किया है, तो वहां पर यह बात आ जाती है कि लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के आधार पर ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। लेकिन यहां पर केंद्र ने कहा कि हमारे जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, वो बहुत बड़े हैं। और दूसरी बात यहां पर कोर्ट केंद्र की तरफ से कही गई कि ये एक आइसोलेशन में देख करके बात की जा रही है, सिर्फ डिमोनेटाइजेशन को आइसोलेशन में देखा जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार लगातार, चाहे वो ब्लैक मनी के खिलाफ एसआईटी का गठन हो या सुप्रीम कोर्ट खुद जब आदेश देता है 2011 में ब्लैक मनी को लेकर के वो मामला हो, ये सारी चीजें एक सतत प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें विमुद्रीकरण भी आता है। इसीलिए जब अगर आप आइसोलेशन में इसको देखेंगे तो आप इसमें तमाम खामियां ढूंढेंगे और इसमें कमियां बताएंगे, लेकिन ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और 2014 के बाद सरकार ने बहुत सारे निर्णय लिए हैं ब्लैक मनी, फेक करेंसी को रोकने के लिए, जिनमें से डिमोनेटाइजेशन एक प्रमुख निर्णय था। इसीलिए ये कहना लोगों को तकलीफें ज्यादा हुई और हासिल कम हुआ, ये गलत बात होगी। डिजिटल इकोनॉमी बढ़ने में मदद मिली है इससे, फेक करेंसी पर लगाम लगी है, और जो एक चाहे नक्सल एफेक्टेड एरिया में फंडिंग को रोकने की बात हो या जम्मू कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग की जो बात होती थी, पत्थरबाजी की फंडिंग को रोकने की बात थी, ये सारी चीजें भी बहस के समय यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से गिनाई गई। तो इसलिए ये कहना कि ऑब्जेक्टिव नहीं था सरकार का, कोई निरुद्देश्य ऐसी कोई घोषणा कर दी गई, तो ये सही नहीं होगा ऐसा कहना। जी 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 निश्चित तौर पर अगर इसके जो आपने जो तमाम पहलू बताए, एक अदालत ने जो निर्णय दिया, उसके अलावा अगर थोड़ा सा इसका राजनीतिक पक्ष भी आपसे जानने समझने या उसका जो महत्व है वो समझने की कोशिश करें। आप देख रहे होंगे कि 2019 के चुनावों की बात हो या यहाँ से लेकर देश से लेकर विदेश तक, डिमोनेटाइजेशन को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था और तमाम बार सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निर्णय को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की गई थी। तो इस लिहाज से कितना बड़ा ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से एंडोर्स कर दिया है कहीं ना कहीं जो सरकार का ये जो फैसला रहा है, और कितनी राहत बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए या दूसरे दलों के लिए, किस तरह से ये निर्णय देखते हैं आप? बिल्कुल निखिल, एक बड़ा पॉलिटिकल विषय भी बन गया था ये, और इसमें जब हम याचिकाकर्ताओं की बात कर रहे हैं, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी खुद भी याचिकाकर्ता थी, तो आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिकली कितना सेंसिटिव मामला था ये। जहां तक सरकार की बात की जाए तो सरकार का ये कहना था कि आप इसको, जैसे पहले बात कही जा रही थी कि ये एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है और बीजेपी को इससे जोड़ना सही नहीं है, कि बीजेपी का इसमें कोई रोल है। सरकार ने एक आरबीआई की जो बातचीत के साथ जो सुझाव आए थे उन पर एक निर्णय लिया। सरकार ने उन जो भी सुझाव दिए गए थे सेंट्रल बोर्ड आरबीआई की तरफ से, उनमें से एक डिमोनेटाइजेशन का भी था। इससे पहले भी डिमोनेटाइजेशन हुआ है, पर्टिकुलर सीरीज के लिए हुआ है,
जब फेक करेंसी आ जाती है तो एक पर्टिकुलर करेंसी को बंद भी किया जाता है, सीरीज को बंद किया जाता है जब मिलते जुलते नोट आ जाते हैं। इसीलिए जो बात, एक विवाद आ रहा था कि एनी सीरीज का क्या मतलब है, कई बार ये देखा गया है कि एक पर्टिकुलर नोटों की सीरीज की फेक करेंसी भी आ गई है, तब उस वक्त डिसकंटिन्यू किया जाता है। तो इससे पहले भी इस तरह के फैसले लिए गए थे जिनमें नोट बंद किए गए थे। इस बार इसका असर ज्यादा था क्योंकि इस बार चैलेंजेस, सरकार का यह कहना था कि ज्यादा बड़े थे, चाहे वो टेरर फंडिंग का हो, चाहे वो ब्लैक मनी का हो, या वो फेक करेंसी का हो। पॉलिटिकली इसको लेकर के सरकार हमेशा ये बात कहती रही है कि ये एक राजनीति का मुद्दा नहीं है, इसीलिए इसको बार बार चुनावों के समय उठाया जाना भी ठीक नहीं है। एक वित्तीय मामला है, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ सरकार का एक निर्णय है, इसीलिए इस पर पॉलिटिकल बयानबाजी से बचना चाहिए। हमेशा इस बात को रखा गया था। अब हालांकि अभी भी आप देखें कि क्योंकि जो माइनॉरिटी व्यू आया है उसको लेकर के भी अभी भी पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है, और उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में भी होगी। लेकिन सरकार का लगातार कोर्ट में ये रुख था, ये स्टैंड था कि आप इस पूरे कदम को आइसोलेशन में नहीं देखें। इस तरह के कदम आरबीआई के सुझाव के हिसाब से पहले भी उठाए गए हैं, आगे भी उठाए जा सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है। तो इस तरह की बातें, इस पर कोई एक निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा पहले नहीं हुआ था। 500 और 1000 के नोट बंद करने से पहले कभी इस तरह से विमुद्रीकरण नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ था। और आरबीआई जब अलग अलग मौकों पर जो भी सुझाव देती है उन पर सरकार अमल करती है और उस तरह से निर्णय लिए जाते हैं। जी, निश्चित तौर पर तो इसके दूरगामी परिणाम इस फैसले के निश्चित तौर पर देखे जा रहे हैं, न सिर्फ आर्थिक तौर पर जो आपने बताए, बल्कि राजनीतिक फैसले भी इसके बारे में कहे जा रहे हैं। आपने जो कहा माइनॉरिटी एक जो फैसला रहा, उसको लेकर के भी किस तरह से बात हो रही है। कहा कि धारा 26(2) के तहत केंद्र को एक खास सीरीज के नोट रद्द करने का अधिकार देती है, जबकि इसको कोर्ट ने नहीं माना। दरअसल क्या कुछ रहा, माइनॉरिटी का जो व्यू था इस फैसले में, उनका क्या कहना था? बिल्कुल, देखिए जस्टिस नागरत्ना का यहां पर यह कहना था कि हालांकि कंसल्टेशन प्रोसेस हुआ है, उन्होंने भी माना कि आरबीआई और सरकार के बीच बातचीत चली है लंबे समय तक, लेकिन उनका यह कहना था कि ऐसी डिमांड अगर बैंकों की तरफ से आई, बैंक्स की तरफ से आई होती, यहां पर वो आरबीआई की बात कर रहे हैं कि बैंक्स की तरफ से आती है, तो वो ज्यादा उसमें वजन होता है, उस बात में ज्यादा तथ्य लगता है, ना कि सरकार अपने स्तर पर इस तरह का निर्णय ले। तो उनका यह कहना था कि आरबीआई को ये इनिशिएट खुद करना चाहिए था, और तब उनको इस बात में, तब शायद वो भी बहुमत के फैसले के साथ होती है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि इस तरह की अगर कोई प्रक्रिया होती है तो उससे आप संसद को विश्वास में लेकर के इस तरह की कोई बड़ा फैसला किया जाना चाहिए। और उन्होंने, चलिए, आपकी आवाज अब हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपने लगभग अपनी बात कह दी है, बता दी है। जी, अगर वो लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की बात पर भी उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि वहां पर भी वो बहुमत के फैसले के साथ अपनी राय साझा नहीं कर पाएंगी। तो ये उनकी 3 बातें थी जिनको उन्होंने वहां पर रखा अपने फैसले में। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विकास सारथी।